क्रिमिनल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। गैंगरेप और साजिश, यकीनन ये सुनकर कोई भी चौंक जाए, लेकिन एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसने नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की, अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए गैंगरेप का प्लान बनाया, गैंगरेप की झूठी कहानी रची जिससे दुश्मन फंस जाए और मोटी रकम ऐंठी जा सके। लेकिन पुलिस ने उस क्रिमिनल माइंड दरिंदे को बेनकाब कर दिया। कैसे हुआ खुलासा, आप भी देखिए। एक साजिश जो होश उड़ा दे, दुश्मनों को फंसाने का प्लान। नाबालिग लड़की ने खोला राज, ऐसे हुआ झूठ बेनकाब। गैंगरेप की झूठी कहानी। गैंगरेप, रेप और साजिश, एक ऐसी खबर जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया। मामला बेहद संगीन था। मिनी मुंबई यानी इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में एक ऐसी वारदात हुई जो शर्मसार कर देती है। नाबालिग लड़की सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में मिली, जिसे राहगीर थाने ले गए। नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। पुलिस मामले में फूक फूक कर कदम रख रही थी। इधर फरियादी ने पुलिस को 3 आरोपियों का नाम बतलाया, जिसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर और व्यवसायी थे। पुलिस ने जब नाबालिग लड़की से पूछताछ की तो नाबालिग लड़की ने बाद में जो सच बताया वो हैरान करने वाला था। नाबालिग लड़की ने उस साजिश की कहानी को बताया जिसका मास्टरमाइंड निकला हेमंत चोपड़ा। पीड़िता के बारे में पुलिस को और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल रही थी कि उसके गैंगरेप के बारे में जानकारी मिल रही थी, जो कि अभी सही नहीं पाई गई है। इसमें पूरा मामला आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार का सामने आया है, जिसे पीड़िता के बयानों के बेसिस पे। तो पीड़िता के बयानों के बेसिस पे अभी इसमें आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार, इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अब सुनिए गैंगरेप की झूठी कहानी को, उस प्लान को जो हेमंत चोपड़ा ने बनाया था। दरअसल फरियादी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। जांच में ये भी बात सामने आई कि नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने हेमंत चोपड़ा ले गया, जहां उसने लड़की के साथ गलत काम किया, दरिंदगी की और फिर अपने दुश्मनों यानी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और व्यवसायी को फंसाने के लिए ये चाल चली। इसमें जो आरोपी पहले जिनके नाम आ रहे थे वो आरोपी इसमें नहीं है। इसमें भिन्न आरोपी हैं। उनके खिलाफ पुलिस जो है अपराध पंजीबद्ध कर रही है और उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो अग्रिम विवेचना वो की जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ी गई। पूरा प्लान हेमंत चोपड़ा ने बनाया था, जिसमें उसका एक और साथी शामिल था, जिससे वो प्रॉपर्टी ब्रोकर और दूसरे व्यवसायियों को फंसाकर मोटी रकम ऐंठ सके। लेकिन उसका सच सामने आ गया। आईपीसी के 376, 376(3), 366, 366A, 120B, 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। हेमंत चोपड़ा आदतन अपराधी है। विजयनगर थाने का लिस्टेड बदमाश है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। इनका ये षड्यंत्र ये था कि इनको जो 3 आरोपी हैं जो पहले जिनके नाम सामने आए थे, उन तीनों को फंसा करके उनसे पैसे ऐंठने का प्लान था इनका, और ये पूरा ये षड्यंत्र इस तरह का। कैसे बेबसी का फायदा उठाया गया, कैसे शातिर दिमाग ने खौफनाक साजिश रची, इस खुलासे से सब हैरान है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ईडी दफ्तर पहुंचे हैं विनोद वर्मा। विनोद वर्मा के बेटे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले विनोद वर्मा से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार है विनोद वर्मा। ईडी की तरफ से कार्रवाई हुई। लगातार ईडी के जितने भी अधिकारी पहुंचे हैं दस्तावेज खंगाल रहे थे, पूछताछ उनसे कर रहे थे, और अब विनोद वर्मा के बेटे को पूछताछ के लिए बुलवाया गया है। विनोद वर्मा भी पहुंचे हैं साथ में ईडी दफ्तर। सहयोगी युगल तिवारी ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल इस जांच को लेकर? कि देखिए, आज ईडी दफ्तर विनोद वर्मा पहुंचे, उनके बेटे भी उनके साथ गए हुए हैं
और अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विनोद वर्मा ने प्रेस से बातचीत में कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और इस तरह के जो भी पूछताछ हो रही है उसमें बिल्कुल बाकायदा वो सभी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी को लगता है कि कहीं कोई एविडेंस छुपाए तो नहीं है, तो अगर वो भी चाहे तो उनके बेटे से भी पूछताछ कर सकते हैं। पूरे जांच की निष्पक्षता की बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर पूछताछ हो रही है तो वैसे तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, बात उन्होंने कही है। और अभी फिलहाल ईडी के जो दफ्तर है वहां पर पूछताछ की जा रही है। जी युगल, ये भी बताइएगा, बेटे से भी पूछताछ हो रही है, परिवारजनों से भी बातचीत, कुछ और राजनीतिक पहलू भी निकलकर सामने आए थे। अभी तक इस बारे में पुष्टि के कोई पुख्ता सबूत हाथ लगा है? ये देखिए, इससे पहले भी जब ईडी की टीम उनके यहाँ गई थी तो बकायदा विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले को अपना जो पक्ष है वो रखा था। अब उसके बाद इससे पहले भी एक बार विनोद वर्मा को वहां पर बुलाया गया था, उन्होंने घंटों पूछताछ हुई थी। उसके बाद आज फिर से बुलाया गया है और उसी कड़ी में आज अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। परिवार के कुछ सदस्य भी हैं और उनके साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल किस तरह की पूछताछ हुई है इसका ब्यौरा ना तो ईडी ने अभी दिया है और ना ही ने विनोद वर्मा ने बताया है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। चलिए, यानी कि ईडी की तरफ से खुलासे का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जहां की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरत में डाल रही है। जिस सरकारी स्कूल की छात्रा ने स्कूल की मैडम पर संगीन इल्जाम लगाए। इल्जाम यह है कि मैडम गंदी बातें करती हैं। आरोप यह भी कि मैडम जी छात्रों को मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाती हैं और यह भी कि सर से बात करने के लिए कहती हैं। आप भी देखिए और सुनिए एफआईआर में दर्ज कलंक की एक कहानी। स्कूल में डर्टी पिक्चर, मैडम जी की गंदी बात, मोबाइल में कैद राज, अश्लीलता का पाठ, ये कैसा सबक। एफआईआर में दर्ज कलंक की कहानी। ये संगीन इल्जाम सुनिए। लड़कियों से पूछो, उनके संग बहुत गलत काम हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ जानकारी हो आपको? मैडम है जो प्रिंसिपल, हाँ, जो मतलब जिनको पैसा का लालच दे रही है बच्चियों को, हाँ, के और जो भी केस के जासा बात करो, बासा बात करो, मतलब गलत, मतलब धमकी दी थी कि अगर तुम घर क्यों पर बम बताई तो तुम्हारा नाम काट दे। ये आरोप लगे हैं दतिया के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम पर। इल्जाम, मैडम गंदी बातें करती हैं। और जो कहते हैं कि तुम प्यार करो, हम नंबर देंगे, भी डॉट देंगे, भी कॉपी देंगे, भी पास कराएंगे, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तब। इल्जाम, मैडम मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाती है। बच्चों को, सब बच्चों के साथ कहती हूँ। आप लोगों को कैसे मालूम पड़ी? स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने घर वालों को ये बात बताई। मामला थाने में पहुंचा। छात्रा ने मैडम पर आरोप लगाया। मैडम उसे एक सर से बात करने को कहती है। एफआईआर के मुताबिक छात्रा ने बताया कि मैडम उसे एक सर से बात करने को कहती है, रुपए मिलने का लालच देती है, ये भी कि वो पास करा देंगे। यहाँ तक कि छात्रा ने एफआईआर में ये बात भी कही कि मैडम स्कूल में मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाती है और उन्होंने मुझे भी दिखाया। मैं क्लास में चली गई, तब मैडम ने क्लास में आकर मेरी बात उन्हीं सर से करवाई। सर ने कहा मुझसे मिलती क्यों नहीं हो, मैंने फोन काट दिया। ये कल कुछ बच्चियों ने आके शिकायत की थी कि शासकीय स्कूल में उनकी एक महिला टीचर द्वारा उनको गंदी गंदी बातें की जाती हैं, साथ ही उनको गंदी वीडियोस दिखाए। घर जाकर छात्रा ने ये बात मां को बताई और फिर मामला थाने पहुंचा। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि मैडम बच्चियों का नाम स्कूल से काटने को भी कहती है। सुनिए ये इल्जाम। और जो कहते हैं कि तुम प्यार करो, हम नंबर देंगे, भी डॉट देंगे, भी कॉपी देंगे, भी पास कराएंगे, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तब किसी काट। इधर पुलिस का कहना है कि जब जांच की तो शिकायत सही पाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जब इस शिकायत की तस्दीक की गई
तो शिकायत को सही पाया गया और आईपीसी की धारा प्लस पॉस्को अधिनियम की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। आगे विवेचना आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत। आखिर अश्लीलता का ये कैसा पाठ, ये कैसा सबक? मामले की जांच जारी है। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जल्लाद जीजा कट्टे से फायर करता है, इसके निशाने पर था साला। गोली सीधे साले के सीने में जा लगती है, साले की मौत हो जाती है। दूसरे शहर में कुछ इसी तरह की वारदात, गोली चलती है लेकिन यहां साले के हाथों जीजा मारा जाता है। लेकिन यहां आरोपी साला कहता है कि वो जीजा को मारना नहीं चाहता था। आखिर दो शहरों में जीजा, साले और फायर की ये पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। दो शहर, जीजा, साला और फायर। जब रिश्तों का बहा लहू, ट्रिगर पर रिश्ते, दांव पर रिश्ते। कहीं जल्लाद जीजा का कहर, कहीं निशाना चूका और रिश्ते ढेर। कैसे ट्रिगर पर रिश्ते थे, कैसे दांव पर रिश्ते लगे। जीजा, साला और फायरिंग की ये वो वारदात है जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। ग्वालियर के डबरा में एक जीजा अपने साले के खून का प्यासा हो गया। वहीं बुरहानपुर में साले के हाथों जीजा का कत्ल हो गया। लेकिन बुरहानपुर में कहानी जरा अलग है। सबसे पहले ग्वालियर के डबरा में जो हुआ उसे आपको बताते हैं। ग्वालियर के डबरा सिटी थाना इलाके के कर्रा गांव में खुशियों के बीच मातम की ये तस्वीर आई। कर्रा गांव में जितेंद्र बघेल की बहन राखी के त्योहार के लिए मायके आई थी। सब लोग बेहद खुश थे। राखी का त्योहार तो खुशी से निपट गया, लेकिन दामाद ने इस परिवार को वो सदमा दिया कि घर में मातम छाया है। नशे में धुत जितेंद्र बघेल का जीजा बीरबल ससुराल में आया और जितेंद्र की बहन के साथ मारपीट करने लगा। ससुर ने बीरबल को रोका, लेकिन वो नहीं रुका। इस बीच जितेंद्र भी जीजा के कहर से अपनी बहन को बचाने आया और उसके बाद जितेंद्र की लाश मिली। बीरबल ने कट्टे से फायर किया, गोली सीधे जितेंद्र के सीने में लगी और जितेंद्र की मौत हो गई। कर्रा गांव में बीरबल बघेल है, ये करियावटी क्षेत्र रहने वाला, सीतलपुर चक्का की ससुराल। ये कल रात के आया था मैं ससुराल में, शराब पिए हुए था। तो ससुराल में आके अपनी पत्नी है जल्दी भी उसकी मारपीट करने लगा। तो उसके पिता ने, ससुर ने मना किया, क्यों मार रहे थे। उसका भाई भी आया, जितेंद्र भी, क्यों मार रहे हो। इसी बात पर बीरबल ने 315 बोसे के कट्टे से उसको फायर कर दिया, उसकी जान से मारनी नहीं है, जो उसके सीने में लगा। जीजा के हाथों साले का कत्ल हुआ, ट्रिगर पर रिश्ते थे। वो यहाँ से डबरा से उपचार के लिए रेफर कर दिया ग्वालियर, तो उसकी मौत हो गई। और सब ये हो रहा है और शीघ्र से शीघ्र हम आरोपी को गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है अभी नहीं हुई है, एक ही आरोपी है, उसके प्रयास जारी है। बुरहानपुर में साले के हाथों जीजा की मौत हुई। यहाँ भी गोली की आवाज से रिश्ते खामोश हुए, लेकिन गोली की कहानी जरा अलग है। नेपानगर थाना इलाके के बाकड़ी गांव में जीजा और साला दोनों तय करते हैं आज शिकार पर चलना है। दोनों जंगल में जाते हैं अवैध बंदूक लेकर। उसके बाद जंगल में गोली चलती है और गोली का निशाना बना जीजा। ये नेपानगर में बाकड़ी गांव की घटना है। बाकड़ी गांव से लगभग 1 किलोमीटर अंदर जंगल में है। इसमें जीजा साले के बीच में हुआ है घटनाक्रम। इसमें जो साला था कमल, उसने अपने जीजा जो तेन सिंह करके, तेन सिंह मंडोले भेल समाज का है, तो उसको उसकी जो भरमार बंदूक है उससे उसकी गोली चल गई और उसको लग गई और खत्म हो गया, मौके पे ही खत्म हो गया। आखिर साले ने जीजा की हत्या क्यों की? तो आरोपी साले के मुताबिक वो जीजा को मारना नहीं चाहता था, बल्कि आगे जीजा चल रहा था और पीछे वो, और उसने बंदूक चलाई, निशाना चूक गया और गोली सीधे जीजा की पीठ में जा धंसी, जिससे उसकी मौत हो गई।
ये प्रथम दृष्टया इसमें ये आ रहा है कि इनके पास में जो भरमार बंदूक थी वो अवैध तरीके से इनके पास में रखी हुई थी और ये लोग जंगल में जा रहे थे, शिकार करने के उद्देश्य से जा रहे थे, परंतु वहाँ मिस हैंडलिंग हुई और जो उसका साला था उसके साले कमल से उसमें गोली चली, जो आगे चल रहा था तेन सिंह उसको जा करके लग गई। कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है अभी और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो क्या ये मिस फायर का मामला है या गोली के पीछे कुछ और कहानी है? अभी इसकी भी जांच चल रही है। तो इस संबंध में इसका पीएम वहाँ पे करवा रहे हैं, नेपानगर में पीएम करवा रहे हैं और इसमें प्रकरण दर्ज करके इसको अरेस्ट भी किया है। तो शहर में जीजा साला और फायर की ये वारदात होश उड़ाने वाली है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और बुरहानपुर में गणेश बाविस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।